देखिए, लिव इन रिलेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दो एडल्ट अगर अपनी मर्जी से साथ रहना चाह रहे हैं तो उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ जो मेरी तरह के लोग हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनका जो है लीगल प्रोफेशन में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। किसी भी लोकतंत्र में अगर सरकार मजबूत है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सरकार से क्वेश्चन करने के लिए सरकार अपने आप खुद से क्वेश्चन नहीं करती है। विपक्ष जो है बिखरा हुआ है। हर आदमी जो है, अगर विपक्ष इकट्ठा ना होना चाहता है तो हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर आदमी को पोजीशन चाहिए, तो वो बड़ा मुश्किल है। कैंडिडेट जिताना, अपनी सरकार बनाना, उसी से सरोकार है। तो जनता के मुद्दे तो जनता को पता ही है कि भाई क्या होने चाहिए। जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उसकी अपलिफ्टमेंट, उसकी वेलबींग। जनता को ये चाहिए, एक यूथ को नौकरी चाहिए। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। स्वागत है आपका हमारी सीरीज भौकाल में, जहां हम जनता के बीच जाकर जनता के लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं भारत के लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका के एक बिंदु दिल्ली हाई कोर्ट में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास शख्सियत, दिल्ली हाई कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट और 5 बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सेक्रेटरी पद पर रह चुके श्री जतन सिंह जी एडवोकेट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दी प्रोग्राम। जी सर, मैं कुछ बहुत छोटे छोटे मुद्दे आज आपके पास लेकर आया हूं, और एज एन एडवोकेट और इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर मैं कुछ सवाल आपसे लेना चाहता हूं। हाँ, पूछे, कोई बात नहीं। सर, जैसे कि आप जानते हैं, देश में 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है। तो सर, आप आने वाले वक्त में किसको देश का प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं, या क्यों, या क्या वजहें हैं जिस पर आप चाहेंगे कि आप देश का प्रधानमंत्री बने अगला? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ और ना ही मैं इलेक्शन में किसी तरह की भविष्यवाणी करता हूँ। तो ये क्वेश्चन कि कौन प्रधानमंत्री होगा, तो मेरे लिए आंसर करना इसलिए मुश्किल है कि मैं एक एडवोकेट हूँ। तो मैं उसके हैसियत से आपको कह सकता हूँ कि जो पार्टी 272 सीट से ऊपर लेके आएगी उसी का प्रधानमंत्री होगा। जी सर, तो ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिसको नज़र में रखते हुए जनता को अपना अगला प्रधानमंत्री या अपना सांसद चुनना चाहिए? देखिए, जनता के मुद्दे, मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है लोकसभा का, उनको जनता के मुद्दों से सरोकार है। उनको सिर्फ अपने कैंडिडेट जिताना, अपनी सरकार बनाना, उसी से सरोकार है। तो जनता के मुद्दे तो जनता को पता ही है कि भाई क्या होने चाहिए। जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उसकी अपलिफ्टमेंट, उसकी वेलबींग। जनता को ये चाहिए, एक यूथ को नौकरी चाहिए, एक महिला को उसको अपनी सुरक्षा चाहिए। तो एक आम नागरिक तो यही चाहता है जो भी सरकार हो वो उनके लिए मैं समझता हूँ कि जो उनके लिए बेहतर हो सकता है, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए वो जो भी सरकार आए वैसा कुछ करे। जी सर, बिल्कुल सर, मेरा एक और छोटा सा सवाल आपसे है। जिस स्थिति में, जिस कमज़ोर स्थिति में आज देश का विपक्ष आ गया है, आप सर पूरे दिन इसी चीज़ को देखते हैं, कोर्ट को, देश के डेमोक्रेसी को, देश के लोकतंत्र को, तो इसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव रहेगा? हाँ, मैं समझता हूँ जो भी जिस पोजीशन पे विपक्ष आ गया है, रोज़ जो है मतलब पार्टीज़ का बिखराव, जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं उनका बिखराव, उसके जो मर्जी रीजन्स हों, क्योंकि अगर एक व्यक्ति इलेक्ट होके आया है तो उसको अपने पार्टी के प्रति उसकी आस्था और उस पार्टी में विश्वास
होना चाहिए और वो अपना जिस इलेक्ट होके जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आया उसकी वो सेवा करे। लेकिन विपक्ष जो है बिखरा हुआ है। हर आदमी जो है, अगर विपक्ष इकट्ठा ना होना चाहता है तो हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर आदमी को पोजीशन चाहिए, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो विपक्ष आज की डेट में बिखरा हुआ जो है, उसका जो नुकसान है वो देश की जनता उठा रही है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में अगर सरकार मजबूत है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। क्योंकि सरकार से क्वेश्चन करने के लिए सरकार अपने आप खुद से क्वेश्चन नहीं करती है, ये विपक्ष का काम है। और विपक्ष जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा सरकार की परफॉर्मेंस पे, सरकार की फेलियर्स पे, तो विपक्ष जो है अपना जो रोल है लोकतंत्र में वो पूरी तरह से निभा नहीं पाएगा। तो अगर मान लो विपक्ष मजबूती होके, इकट्ठा होके वो लड़ेगा, तो मैं समझता हूँ चाहे वो उनकी सरकार बने या ना बने, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग जो है अपोजिशन और स्ट्रॉन्ग जो है अपोजिशन पार्टीज होंगी तो आई फील कि वो जनता के लिए और सब लोगों के लिए अच्छा होगा। जी सर, बिल्कुल सर। सर, आपका कहना है कि विपक्ष में वाइस कैप्टन तो बहुत सारे हैं, कैप्टन डिसाइड नहीं हो पा रहा, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो सर, ऐसा विपक्ष का कोई नेता आपको लगता हो कि शायद किसी वक्त में आकर ये आगे आ सके और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने आकर खड़ा हो सके? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक केवियट डालूँगा और वो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में जो इलेक्शन है वो अमेरिका की तरह नहीं होता है। वहाँ जो है प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन है और वहाँ पे मतलब जो प्रेसिडेंट कौन होगा वो पहले से ही नॉमिनेट होता है और वही इलेक्शन लड़ता है। हमारे यहाँ चाहे विपक्ष हो, अब ठीक है, मान लो एक पार्टी है रूलिंग पार्टी, उन्होंने तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, बट विपक्ष तो अगर इकट्ठा होकर लड़ेगा और उनके पास जो है रिक्विजिट नंबर्स होंगे तो उनका कैप्टन सामने आ जाएगा। अभी किसी को जो है मतलब गाड़ी को घोड़े से आगे खड़ा करना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। जी सर। सर, मेरा सवाल एक है सर, अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि केंद्र सरकार अपने इस शासनकाल या अगले शासनकाल में यूसीसी पूरे देश में लागू कर सकती है सीएए के साथ। तो सर, यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे या सीएए लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे, और जो लोग इनसे डर रहे हैं क्या उन्हें इन दोनों चीज़ों से डरने की कोई आवश्यकता है? देखो, दोनों जो आपका क्वेश्चन दोनों लॉज पे है, ये लॉ जो है बहुत ही डिबेटेबल है सोसाइटी में, तो इसलिए, और अभी कोई कानून आया नहीं है, तो मेरे लिए एज ए वकील किसी कानून पे जो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, जो नहीं आया, उस पर बोलना जो है, आई फील मेरा बोलना उस पर प्रीमेच्योर हो जाएगा। तो आई डोंट नो, मतलब अब इलेक्शन के बाद आएंगे या नहीं आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो अभी भी डिसाइडेड नहीं है। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये क्वेश्चंस जो हैं आप इलेक्शन जब इंट्रोड्यूस हो जाएं तब मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बेटर आंसर कर पाऊँगा। सर, जैसे कि आपको मालूम है, उत्तराखंड में यूसीसी पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है और उसमें एक नया नियम है कि जो भी बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, और अगर उनकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो उसमें उनके परिवारजनों की भी सहमति चाहिए होगी। अब सर, यूथ के यहाँ से निकलकर बात ये आ रही है कि ये हमारी निजता का हनन है। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लिव इन रिलेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दो एडल्ट अगर अपनी मर्जी से साथ रहना चाह रहे हैं तो उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जो माइनर हैं उसका जो प्रोविज़न है, ठीक है, आना भी चाहिए, मतलब क्योंकि अगर कुछ माइनर्स हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं तो
अगेंस्ट लॉ है, तो अगेंस्ट लॉ जो चीज़ है उसके लिए अगर कोई बंदिशें आती हैं तो मैं वेलकम करूँगा। लेकिन जहाँ तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये मेरे हिसाब से मेरी इंडिविजुअल राय है, हो सकता है गलत भी हो सकती है, मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बिकॉज रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। कोई दे आर लिविंग, बोथ द एडल्ट्स आर लिविंग विद कंसेंट विद ईच अदर, तो उसके लिए मैं समझता हूँ उनका रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली उनके जो प्राइवेसी राइट्स हैं उनमें इंटरफेयर करता है। तो इसको सरकार को देख के सोच के इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सर अभी आसाम में इस्लामिक मैरिज एक्ट ख़त्म कर दिया गया है और सबको अब जो नॉर्मल मैरिज एक्ट है वो फॉलो करने के लिए कह दिया गया है। तो इससे सर क्या समानता आएगी समाज में, या सर ये एक तरफा कार्यवाही हो रही है? मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट है और उस स्टेट में एक पार्टी की सरकार है, तो उस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी होगी जिस वजह से ये सब चीज़ हो रही हैं। अब वहाँ कौन लोग इफ़ेक्टेड हैं, कौन उसमें जो है इन्वॉल्व है, तो वो लोग ही बेटर आंसर कर सकते हैं। और ना मैंने वो असम का जो लॉ जो आप बोल रहे हो, मैंने उसको सीरियसली पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ उस पर भी मैं कोई क्वेश्चन आपका जो है आंसर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक जो एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसके प्रोविजंस पढ़ ना लें, एटलीस्ट वकीलों को तो अपना जो है जवाब जो है पढ़ के ही देना चाहिए। सर आज आप अपने करियर में इन ऊंचाइयों पर हैं, एक बहुत सफल अधिवक्ता आप हैं, तो सर जो युवा आपको प्रेरणा के तौर पर देखते हैं या जो युवा वकालत में कुछ एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से सर कुछ राय? देखिए, मैं सिर्फ जो मेरी तरह के लोग हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनका जो है लीगल प्रोफेशन में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। तो बाकी जो लोग जिनको जनरेशन लॉयर्स हैं, उनको थोड़ा सा नेचुरली एक सपोर्ट मिलता ही है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बट जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं उनको मेरी यही एक एडवाइस होगी कि अगर आप इस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं तो शॉर्टकट ना लें और मेहनत करें, और मेहनत ही आपकी कामयाब होगी। बस मेरी उनको यही एक एडवाइस है। तो सर आप फर्स्ट जनरेशनल लॉयर हैं, ये बात मुझे अभी मालूम हुई, और सर आज आप जिस मुकाम पर हैं इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। आप हम सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं सर, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उत्कर्ष। और मैं यही चाहूँगा कि मेरे लीगल प्रोफेशन में जो है अब क्योंकि 12+5 हो गया, तो सीरियस जो लॉयर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो ही प्रोफेशन में आते हैं, और उनको ऑल द बेस्ट कहूँगा, और आपको भी उत्कर्ष ऑल द बेस्ट कहूँगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसको करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और 5 बार सेक्रेटरी रह चुके श्री जतन सिंह जी, एडवोकेट। तो न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए कैमरामैन मान सिंह के साथ मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, धन्यवाद।